बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ईएसटी का पेपर मौका 23/2/2025 को जो पेपर हुआ था वो आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर। तो इस फिनोमिना को नाम देते हैं डिफ्रैक्शन, नाम देते हैं, याद रखिएगा। फिजिक्स में भी और साइंस के वजह से यह सवाल था। बेसिकली तीन तरह के टर्म होते हैं, याद रखिएगा। एक को टर्म नाम देते हैं हम डिफ्रैक्शन, दूसरे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन, और थर्ड वन जो हमारे पास है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा जी। रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट वेव्स, वाटर वेव्स जो भी हैं तो वो दोबारा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, इसे टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं तो फिर क्या होता है, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में बेसिकली वो एंटर हो रही होती हैं, तो उस वक्त थोड़ा बैंड हो जाती हैं। सच अ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, नाम देते हैं, याद रखिएगा जी। व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम अ लाइटर मीडियम, एंटर होती हैं कहां से, फ्रॉम लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में, लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंस मीडियम में दाखिल होती हैं, तो उस वक्त उसका कुछ पार्ट जो है ना बैंड होता नजर आता है, उसको क्या नाम देंगे, सच अ बेंडिंग ऑफ जो हमारे पास वेव्स होती हैं उसको क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, नाम देते हैं। अमूमन जो एक ग्लास होता है उसके अंदर अगर किसी भी पेंसिल को रखा जाए तो जो पेंसिल है वो बाहर से जब उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है पानी के अंदर वो मुड़ी हुई नजर आती है, बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन। बेसिकली द फिनोमेना इज कॉल्ड एज, उसको नाम हम देंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट रिफ्रैक्शन का नाम देंगे। और रिफ्लेक्शन क्या है कि उसी मीडियम का बाउंस बैक होके वेव्स का आना, वो क्या कहलाता है, रेस का आना, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और डिफ्रैक्शन क्या है, याद रखिएगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए कॉर्नर की जब बात होगी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा यहां पे ये कॉर्नर की बात हो रही है, वो बेंडिंग हो रहे हैं, इसको नाम देते हैं डिफ्रैक्शन का नाम देंगे, याद रखिएगा। और डिस्पर्शन क्या होता है कि ये प्रिज्म है और लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, तो एक प्रिज्म से लाइट का अपने 7 रंगों में तकसीम होना, दैट इज कॉल्ड एज, याद रखिएगा, उसको हम डिस्पर्शन नाम देते हैं, याद रखिएगा। और फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या है कि जब भी वेव्स, चाहे वो वाटर वेव्स हो चाहे वो हमारे पास वो लाइट वेव्स हो, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, खसूसन जब वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं तो थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं। सच अ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो एंट्रेंस होगी इस फिनोमेना को नाम देंगे, याद रखिएगा, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये साइंस के हवाले से ये सवाल थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल दैट इज, अगला सवाल हमारे पास है, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। याद रखिएगा जी, हमारी बॉडी पार्ट में एक पार्ट होता है जिसको नाम देते हैं लिवर, याद रखिएगा जी। और उस लिवर के साथ में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एक पैंक्रियास अटैच होता है जी। और पैंक्रियास का बेसिकली काम क्या होता है, वो 2 तरह के हार्मोन खारिज करता है, याद रखिएगा जी। पैंक्रियास जो है या तो ये हार्मोन खारिज करेगा ग्लूकागान हार्मोन खारिज करेगा जी। अब ग्लूकागान का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम है तो ये उसको ऑफ कर देगा, याद रखिएगा जी। तो ग्लूकागान क्या करता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ग्लूकागान करता है कि ये शुगर को या ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, अप कर देता है। ये एक हार्मोन है। उसके बाद ग्लूकागान के साथ में दूसरा जो अटैच होता है पैंक्रियास जो रिलीज करता है, वो इंसुलिन रिलीज करता है जी। इंसुलिन का काम क्या होता है कि शुगर या ग्लूकोज को क्या कर देना, डाउन कर देना, याद रखिएगा जी। तो जो पैंक्रियास होता है ये बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है कि शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। बेसिकली पैंक्रियास 2 तरह के हार्मोन खारिज करता है, याद रखिएगा जी। ये इंसान के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है जी। अब पैंक्रियास सब क्या काम करते हैं कि जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम हो रही है तो लीवर कहते हैं पैंक्रियास साहब क्या कर रहे हो कि आप तो ग्लूकागान खारिज करो ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल अप हो सके।
और सेम इज द केस, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है जी, लीवर कहता है पैंक्रियाज से, अब क्या कर रहे हो, शुगर लेवल तो कहीं का कहीं चला गया है, तो अब क्या करो, इंसुलिन खारिज करना शुरू करो। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन को डाउन कर देना। तो बेसिकली जो फंक्शन है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल वो किसका है, वो पैंक्रियाज का है, याद रखिएगा। तो ये बायो के हवाले से, साइंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेयर। बेसिकली जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं ये पर्सनैलिटी को मेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं जी। उसके बाद है कि टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, जो हमारे पास डिडक्टिव मेथड होता है जी, दैट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड। बेसिकली दो तरह के मेथड होते हैं, एक इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। जो डिडक्टिव मेथड होता है ये बात की जाती है जनरल टू स्पेसिफिक एजुकेशन के हवाले से, ये बात की जाती है जी। अब जनरल टू स्पेसिफिक से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर ये एग्जांपल ली जाए कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, तो तमाम परिंदों की मैंने बात की, इट मींस मैंने जनरल बात की। तो फिर मैंने कहा चिड़िया भी तो एक परिंदा है, उसके भी पर होने चाहिए, तो फिर मैंने क्या बात की, स्पेसिफिक बात की। इसमें बेसिकली टर्म इस्तेमाल होती है इफ और देन इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इफ और देन की टर्म इस्तेमाल करते हैं जी। तो हमारे पास जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें हम बात करते हैं जनरल से स्पेसिफिक की। सो जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी कि इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो, स्पेसिफिक में बात की, देन स्पैरो इज अ बर्ड, इट मस्ट कंटेन विंग्स। तो इसे क्या नाम देंगे, ये जनरल से स्पेसिफिक है। इसके बरक्स जो दूसरा मेथड ऑफ टीचिंग होता है उसको नाम देते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट याद रखिएगा, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव मेथड में क्या बात करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल बात करेंगे बेटा, स्पेसिफिक से जनरल बात करेंगे जी। अब उसकी एग्जांपल क्या है, मैं पहले स्पेसिफिक बात करूंगा, वो इसे हम एग्जांपल के इफ स्पैरो इज अ बर्ड एंड इट हैज विंग्स, मैंने स्पेसिफिक बात की स्पैरो की, मैं पैरट की बात भी कर सकता हूं, रेस्ट ऑफ एनी जो बर्ड है उसकी बात भी कर सकता हूं, ठीक है। सो इफ स्पैरो इज अ बर्ड, स्पेसिफिक केस है, एंड इट कंटेन्स विंग्स, जिसके विंग्स होते हैं, देन रेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स मस्ट कंटेन विंग्स, तो उनके तो विंग्स होने चाहिए। सेम इज द केस विद द प्लांट साइंसेस भी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि इफ ग्रास इज अ प्लांट, मैंने एग्जांपल दी स्पेसिफिक की, and grass contain chlorophyll, then rest of all plants must contain the chlorophyll। तो ये जो मेथड है इसको नाम क्या देंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इंडक्टिव मेथड देंगे जब हम स्पेसिफिक टू जनरल बात करते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं टीचिंग के हवाले से, मेथड के हवाले से जी। उसके बाद लाइफ इज अ कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। जो प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी है बेसिकली ये अमेरिकन फिलॉसफी है कि जिसके नजदीक लाइफ इज एवर चेंजिंग, कंटिन्यूअस चेंज का नाम है, तो उसको क्या नाम देंगे, ये प्रोग्रेसिविज्म, याद रखिएगा जी। और इसी तरह से ऐसी फिलॉसफी जो बिल्कुल बात करती है कि पीरियलिज्म की बात करती है, पीरियलिज्म में दैट काइंड ऑफ फिलॉसफी जिसमें कहा जाता है कि सबके लिए इक्वल एजुकेशन दो, और फिर उसमें लेक्चर मेथड को बेसिकली फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड को फोकस किया जाता है। उसके बाद क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड। अब टीचर सेंटर क्लासरूम एनवायरनमेंट वो होता है कि जहां पे टीचर का रोल बतौर अथॉरिटेटिव होता है, टीचर ऑल इन ऑल होता है। बेसिकली इसमें लेक्चर मेथड को ज्यादा एडवांटेज दी जाती है जी। अगर टीचर सेंटर्ड है तो फिर वो कौन सा टीचर होगा, वो आइडियलिस्ट टीचर होगा, याद रखिएगा जी। एक जो आइडियलिस्ट टीचर है ना, उसका मतलब है कि आइडियलिज्म फिलॉसफी को जो प्रमोट कर रहा है, और आइडियलिज्म फिलॉसफी क्या है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है उसी को हासिल करने के लिए जो प्योर पावर है, जो सेंटर्ड अप्रोच है, वो किसके पास होती है, टीचर के पास होती है। इसके बरक्स जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है जी, जिसको हम एक्टिविटी मेथड भी नाम देते हैं जी। अब स्टूडेंट सेंटर्ड में कौन सा होता है, वो टीचर सेंटर्ड से बरक्स होता है, जिसको हम नाम देते हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का नाम भी देते हैं। जॉन डेवी साहब इसी की एडवोकेसी करते हैं कि लर्निंग टू डू बाय लर्निंग, और वो किस में आ जाती है, वो प्रोग्रेसिविज्म में आ जाती है कि एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को पढ़ाओ। अब ऐसा टीचर जो कि पढ़ा रहा है बट टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, तो वो प्योरली एडवोकेसी कर रहा है आइडियलिज्म की, और वो कौन सा होगा, आइडियलिस्ट विल बी द राइट ऑप्शन, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर डज नॉट फ्लो पाकिस्तान लैंड। पाकिस्तान लैंड जो नहीं बहता वो है ब्यास, याद रखिएगा जी। रावी,
सतलुज, ब्यास। हिंदुस्तान में, इंडिया में, और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो वो फिर वो कौन से 3 रिवर हैं याद रखिएगा, सिंध, झेलम और चनाब याद रखिएगा जी। सिंध जिसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो ये 3 ऐसे रिवर हैं जो पाकिस्तान में बहते हैं, फ्लो करते हैं, और वो 3 कहां से हैं, हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं। तो सवाल ये पूछा हुआ था कौन सा ऐसा रिवर है जो पाकिस्तान में नहीं बहता, वो ब्यास है, याद रखिएगा जी। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आबी मसला हुआ था, सिंतास का मुआहदा भी उसे कहा जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से 1960 में यह तय पाया था, याद रखिएगा। जो आबी मसला था उसको हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक आया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से। उसके बाद वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, जो वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है रावलपिंडी में, तो वो किसके ताउन से बनाई गई थी, याद रखिएगा, वो चाइना के ताउन से बनाई गई थी। शरिया बेंच इन ऑल हाई कोर्ट्स, तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें जो शरी बेंच बनाया गया था, इसको कब आगाज किया गया था, एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड इन लाहौर में कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1866 इसका राइट ऑप्शन है, ऑल्दो पेपर में कुछ और भी ऑप्शन आए हुए थे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज 1866। सर सैयद अहमद खान साहब ने बेसिकली जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की थी, पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ साथ में जब वो साइंटिफिक सोसाइटी का काम जो बनाते हैं, इसी तरह से डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद भी रखते हैं, तो ये तमाम क्रेडिट सर सैयद अहमद खान को जाता है। ये 1817 में पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खान, याद रखिएगा, दिल्ली में ये पैदा हुए थे। और ये सवाल ये पूछा हुआ था कि सर सैयद अहमद खान फाउंडेड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसका राइट ऑप्शन वो कौन सा है, 1866 है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, वो मीथेन होता है। और मीथेन का फार्मूला क्या होता है, ये CH4, याद रखिएगा जी। और CH4 मीथेन, इसमें बेसिकली इसको नाम देते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। और ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है, याद रखिएगा जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जी, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसमें सबसे पहला मेंबर किसका आ रहा है, वो मीथेन का आ रहा है, जिसमें 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। 1 कार्बन एटम साथ में 4 हाइड्रोजन एटम। और कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 12। इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 से मुराद है कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कराता हूं, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से 1 2 3 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 1H11, एटॉमिक नंबर 1, तो K शेल में भी बेटा 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। सो K जो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर का 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको डॉट से शो करा देता हूं। ये मैंने डॉट से शो करा दिया रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या शो करा दिया, डॉट से, यहाँ पे भी डॉट से, यहाँ पे भी डॉट से। अब बेसिकली यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, ये डुप्लेट 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 और डुप्लेट। तो ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड की टिपिकल एग्जांपल है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये बेटा बेसिकली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वो चिकन पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज है, जो वायरस की वजह से मोस्टली होती है। परसिमन, जिसको हम उर्फे आम में जापानी फल भी बोलते हैं, वो कौन सा है, बेसिकली एक फ्रूट है, इट्स नॉट अ वेजिटेबल, ठीक है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, वो कौन सा है, वो है विटामिन डी है, याद रखिएगा, जो कि सनलाइट से मिल रहा होता है, एक्सपोजर टू द सनलाइट। उस विटामिन का नाम कौन सा है, वो विटामिन डी है, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि विच सिटी इज रेफर टू एज स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, किसको कहा जाता है, स्वात को कहा जाता है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा है, 6774 किलोमीटर उसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनार पाकिस्तान, वो कौन से थे, वो वाजपेयी साहब थे, याद रखिएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के जिन्होंने मीनार पाकिस्तान का विजिट किया था। अगला सवाल हमारे पास है कि ड्यू टू 25th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेनेट, और सेनेट में टोटल मेंबरान की तादाद कितनी है, क्योंकि 25वीं आनी तरमीम के बाद वो कितने हैं, वो 96 हैं, याद रखिएगा। और जो 26वीं आनी तरमीम की गई थी उसमें बेसिकली
ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसका इख्तियार किसके पास होगा, बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई जाएगी और फिर उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये उनको इख्तियार दिया जाएगा कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसका इंतखाब करना चाहे वो कर सकती है। तो थोड़ा सा ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी सिलेक्शन का तरीकाकार बताया गया था। तो टोटल अप टिल नाउ 26th अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1973 का पाकिस्तान का आइन है, उसमें अब तक टिल नाउ 26 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं, जिसको हम कहते हैं कि तरमीम की जा चुकी हैं, याद रखिएगा। और 25वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 1973 का जो आइन था, जो टोटल नंबर ऑफ सेनेट्स की कितनी तादाद है वो याद रखिएगा 96, उसका राइट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। Which type of wave is sound? तो जो साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली वो लॉन्गिट्यूजनल वेव्स होती हैं, याद रखिएगा। SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पावर इज वाट होता है, याद रखिएगा जी। तो पावर का फार्मूला अगर पूछा जाए, पावर इज इक्वल टू, याद रखिएगा, वर्क ओवर टाइम होता है, याद रखिएगा जी। तो ये पावर का फार्मूला होता है और पावर का जो यूनिट ऐसा यूनिट है दैट इज, याद रखिएगा, वो क्या है, वो वाट है जी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, अब लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन ये है कि बड़ी आंत का फंक्शन वो वाटर अब्जॉर्प्शन है, कि उसको मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर देना। कंप्लीट सेंटेंस, करेक्ट प्रपोजिशन, शी राइट्स इन ब्लू इंक है, याद रखिएगा जी। उसके बाद हमारे पास सवाल है नेक्स्ट, दैट इज सिनोनिम ऑफ ब्रेकनेक, दैट इज द डेंजरस, उसका सिनोनिम है खतरनाक। और एंटोनिम ऑफ फॉर्टिट्यूड का एंटोनिम क्या है, वीकनेस, कमजोरी। उसके बाद है कि चेंज द वॉइस, आई नो हिम, या मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये सोचा होगा क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय इस्तेमाल करते हैं तो ही इज नोन बाय मी आएगा, ये गलत है। अब होगा क्या रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के, हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, हिम है इसके सब्जेक्टिव केस, मुझे क्या बनानी पड़ेगी, ही, तो मैंने ही लगा दिया। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, नो न्यू नॉन, थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बाई मी आना चाहिए, हालांकि बाई नहीं आना चाहिए। तो नो के साथ तो प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होती है, सो ही इज नोन टू मी इज द राइट ऑप्शन। सेम इज द केस, एक और एग्जांपल, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ही इज एडिक्टेड, अब बाई नहीं आएगा, एडिक्टेड टू स्मोकिंग आएगा, याद रखिएगा जी। ठीक है, तो यहां पर भी एडिक्ट के साथ प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होती है, सेम इज द केस नॉन के साथ भी, नो के साथ भी टू इस्तेमाल होती है, इसी वजह से बाई इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। सो बाई बेसिकली एक प्रेपोजिशन अगर कंसीडर कर दो तो फिर भी ठीक है, तो वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन बाई इस्तेमाल की जाती तो ये गलत था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ही इज नोन टू मी, याद रखिएगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम सेड या सेड टू की जगह क्या लगाते हैं, आस्क लगाते हैं, तो ही आस्क्ड, आस्क बार टू नहीं आता, मी लग गया। अब चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से फिगर स्टार्ट हो रहा है जी, तो उसको क्या इस्तेमाल करते हैं, वेदर भी इस्तेमाल करते हैं, इफ भी इस्तेमाल करते हैं जी। सो ही आस्क्ड मी, इफ लगा दिया। उसके बाद रूल ये होता है कि सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करो। सो डू यू लाइक राइस, इसको सिंपल करेंगे, इट मीन्स यू लाइक राइस। यू को चेंज करो, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, मी, तो यहाँ आई आएगा, आई। तो लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट में, लाइक्ड राइस, ये इसका राइट ऑप्शन है। फिर भी फुल स्टॉप आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेटिव नहीं आएगा, याद रखिएगा जी, पंक्चुएशन रूल के मुताबिक। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, नरेशन के हवाले से ये सवाल था बेटा। उसके बाद अगला सवाल है, द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से देखा जाए, उसके पैरामीटर के हवाले से, तो इवैल्यूएशन याद रखिएगा ये टॉप पे आता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर कैटेगराइज किया जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो बेसिकली उसके 3 लेवल हैं, याद रखिएगा जी। वो कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज, जिसको हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, मैं ट्रिपल एच से इमोन स्टूडेंट्स को बताता हूं, एच एच एच। पहला एच क्या है, दैट इज हेड, दूसरा हार्ट, तीसरा हैंड। अब इस हेड से क्या मुराद है, याद रखिएगा ये कॉग्निटिव डोमेन है, याद रखिएगा कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। और दूसरा हार्ट से क्या मुराद है, याद रखिएगा ये अफेक्टिव डोमेन है। बेसिकली ये वैल्यूज के बारे में बात करती है बेटा जी। अफेक्टिव डोमेन मींस ये वैल्यूज के बारे में बात करेगी, द करैक्टर, द गुड, द बैड,
ठीक है, तो ये वैल्यूज। और जो हैंड से क्या मुराद है, इट मींस द प्रैक्टिकल स्किल्स, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन। तो बेसिकली अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की डोमेन के हवाले से सवाल पूछा जाए तो 3 डोमेन है। पहला कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन, याद रखिएगा जी। और इसको मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि ट्रिपल ऐसे अपने याद रखना है। सो हेड मींस द कॉग्निटिव, द ब्रेन, द थिंकिंग प्रोसेस, द मेंटल प्रोसेस। और फिर उस कॉग्निटिव डोमेन का अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का देखा जाए तो उसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है कॉग्निटिव डोमेन के हवाले से, दैट इज इवैल्यूएशन है, याद रखिएगा। क्योंकि नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस और ये सारा आखिर में क्या आ जाता है, दैट इज इवैल्यूएशन आ जाता है। इवैल्यूएशन पीक पे है, याद रखिएगा। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के हवाले से एट द पीक लेवल है। लोएस्ट लेवल कौन सा है, दैट इज नॉलेज बेस्ड, जिसको रिमेंबरिंग भी कहते हैं। रिमेंबरिंग मीन रट्टा बेस्ड नॉलेज, रिमेंबरिंग मीन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी उसे कह सकते हैं, जिसको नाम देते हैं LOT, लॉट्स, लो ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं जी, ठीक है, जिसमें व्हाट डिफाइन। तो बेसिकली क्या है, रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और वो क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कहां पे है, वो इवैल्यूएशन पे आता है इन केस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, reliability of an assessment relates to the consistency of an assessment। So, reliability इस चीज का नाम है कि कोई चीज कंसिस्टेंट कितना स्कोर आ रहा है। उसके बाद पैडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड, इट लिटरली मींस टू लीड द चाइल्ड, मोस्टली जो ऑप्शन आया हुआ था। सो दैट इज कि बच्चे को लीड करना। बेसिकली पैड का मतलब क्या है, ये किड्स को इनाम दिया जाता है। और उसके बाद क्या है पैडागोजी, सो इट मींस टू लीड द चाइल्ड, याद रखिएगा। उसके लिटरल मीनिंग है जिसको नाम देते हैं कि लफ्जी मानी या डिक्शनरी मीनिंग। अगला सवाल हमारे पास है कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद हमारे पास विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस, वो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस की बात की जाती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ द केटाइंस और एनाइन। तो उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। If I had worked hard, I would have passed, इसका राइट ऑप्शन है। बेसिकली बेटा ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में से है। कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी अगर इसको मैं नाम दूं बेटा कि ये कौन सी टाइप है, तो याद रखिएगा ये टाइप 1, 2, 3, ये टाइप 3 का है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जिसको हम नाम देते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये भी आप नाम दे सकते हो बेटा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम नाम देते हैं बेटा। और थर्ड कंडीशन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, और दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमें क्या लगाना पड़ता है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ती है। तो फिर ये राइट ऑप्शन बनता है हमारे पास, दैट इज वुड हैव, इसका राइट ऑप्शन है। और ये तो थर्ड कंडीशनल है ना, फिर सेकंड कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशन मीन द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, तो इसको लिखना पड़ेगा इफ आई वर्कड, सेकंड कंडीशनल बेटा, तो उसमें आएगा बेटा इफ आई वर्कड कामा आई वुड पास आएगा, याद रखिएगा जी। विल और शैल उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में रूल ये होता है कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। सेंटेंस के एक हिस्से में पास्ट है तो दूसरे हिस्से को भी पास्ट में करो, ये भी रूल है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का बेटा। तो इफ आई वर्क मैंने किया है तो उधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, विल शैल को वुड में चेंज करना पड़ेगा। ये तो सेकंड कंडीशन। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या होगा बेटा जी, इफ आई वर्क, फर्स्ट कंडीशन मीन फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट, इधर अगर प्रेजेंट डेफिनेट है दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करो, आई शैल पास बेटा। ये क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशनल है बेटा जी। और फिर जीरो कंडीशनल क्या होता है, जीरो कंडीशनल जिसमें दोनों में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है बेटा। जीरो कंडीशनल की मैं एग्जांपल यहां पे लिखता हूं। जीरो कंडीशनल में दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस में, वैसे ये कंप्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है, अगर ओवरऑल आ जाए बेटा सिंपल कंपाउंड कंप्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, क्योंकि इसमें एक बेटा क्या होता है डिपेंडेंट क्लास और एक क्या होती है मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास। ये क्या है, मेन क्लास है बेटा जी, ठीक है। और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है या सबऑर्डिनेट है, ये इंडिपेंडेंट मेन या प्रिंसिपल क्लास है। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस में या दोनों क्लासेस में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल
इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, तो ये जीरो कंडीशनल की टिपिकल एग्जांपल है। सेम इज द केस के इफ इट रेन्स लैंड गेट्स वेट, तो ये भी क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंस की टिपिकल निशानी होती है इन केस ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एज वेल।